हेलो बेटा जी, जय हिंद। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो जिसमें हम क्लास 10th के एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले चालू किया है, सबसे पहले स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। इस पर मैंने मेरा पहला वीडियो जा चुका है, ठीक, उसका लिंक इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताया है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आप उसको वॉच कर लेते तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी के आगे टॉपिक की। अब मान लीजिए अगर बच्चे लोगों, बेटा जी अगर आपके पास क्लास 10th की पुरानी बुक है, ठीक, जिसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक, यानी यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम दिया होगा, तो वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, वो कट कर दी गई है। और जो एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 थी वो आपकी कट गई है, सिलेबस से हटा दी गई है। अब जो नई बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.2 जो है, वो जो आपकी पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.2 है, अब वो जो नई बुक आ रही है उसमें 1.1 लग के आ रही है। इस चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं, ठीक, 4 एक्सरसाइज से केवल 2 एक्सरसाइज कर दी गई हैं। पहली आपकी 1.1 और 1.2, बस इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज, बाकी की 2 एक्सरसाइज कट कर दी गई हैं। ठीक, तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है, मन में लड्डू तो फूट ही रहा होगा, ठीक, कि 2 एक्सरसाइजेज चली गई हैं, ठीक, लेकिन काफ़ी आपका सिलेबस इजी कर दिया गया है। ठीक, तो यूक्लिड्स वाला आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर आपका मन हो सीखने का तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन उस सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए हम उसके आगे बात करते हैं। अब ये जो यहाँ से है, यहाँ से आपका क्लास 10th का बोर्ड का सिलेबस चालू हो जाता है। ठीक, तो हम लोग लेते हैं प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, ये थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। उससे पहले 2 चीज़ें आपको लिए जानना जरूरी है। पहला क्या, 2 नंबर्स आपने पढ़े होंगे, 2 नंबर्स पढ़े होंगे। पहला अभाज्य संख्या, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक, और दूसरी है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक, तभी आपको ये थ्योरम, ये प्रमेय समझ में आएगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है यानी इंग्लिश में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर किसी भी मीडियम, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, किसी भी मीडियम का बच्चा अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए ठीक फ़ायदेमंद है, ठीक, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। आइए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ऐसे नंबर्स, और चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, हिंदी में ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, उसे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। उस संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक, अब 2 फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो पहला ये होना चाहिए कि जो भी नंबर आप लें वो 1 से डिविजिबल हो, यानी 1 से भाज्य हो, 1 से उसका पूरा डिवाइड हो जाए, और जो नंबर ले वो खुद से भी डिविजिबल हो, मतलब जो नंबर आपने लिया है उसका उसी में भाग हो जाए, वो खुद से डिविजिबल हो जाए। जैसे आइए एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हमने लिया एक नंबर लिया 2, ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस 2 में आप 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और क्या आ गया 0, ठीक। तो यानी अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई नंबर 1 से लेके कोई काउंटिंग का कोई भी नंबर हो, ठीक, वो क्या होता है 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे वो डिवाइड पूरा हो जाएगा, ठीक, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 जो है यानी कोई भी नंबर है, कोई किसी भी नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 भी इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि 2 1 से डिविजिबल है। अब देखिए क्या 2 खुद से डिविजिबल है, देखिए 2 जो है
2 का 2 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, और क्या आ रहा है 0, तो 2 का 2 में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि दूसरा फैक्टर क्या है 2 है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये जो 2 आया है, ये जो 2 आया है, इसके 2 गुणनखंड हैं, यानी 2 फैक्टर आए, एक है 1 और दूसरा है 2, तो केवल 2 ही गुणनखंड, 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे। और अब देखिए जो 2 है किसी और नंबर से डिविजिबल है, मतलब 2 के बाद अगर 3 ले लेंगे तो ये बड़े नंबर से तो डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं, तो यानी कि 2 जो है केवल 2 ही नंबर से डिविजिबल है, एक तो 1 से, और 2 जो है वो खुद से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर की एक कंडीशन होती है कि जो प्राइम नंबर होता है, यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है, वो 1 से डिविजिबल होनी चाहिए और खुद से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर्स के यानी अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर्स यानी 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो 2 आया है, इसके कितने गुणनखंड है, केवल 2, ओनली 2, यानी 2 इसके क्या है फैक्टर्स है, इसलिए क्या है ये है आपका प्राइम नंबर्स। और दे देते हैं, और देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारा है क्या प्राइम नंबर्स हो गया। अब अगला नंबर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर है 3। 3 जो है हमारा 1 से डिविजिबल है, अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, और 3 जो है खुद से भी डिविजिबल है, मतलब 3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 भी डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 जो है किसी और नंबर से डिविजिबल है नहीं, तो इसके कितने गुणनखंड आ गए, कितने फैक्टर्स आ गए 2, इसलिए क्या है ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक, इसके बाद एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4। अब ध्यान से देखिएगा, 4 1 से भी डिविजिबल है, अगर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4 जो है 2 से भी डिविजिबल है, मतलब अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, और 4 खुद से भी डिविजिबल है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, और 4 के अलावा और कोई नंबर है जिससे ये डिविजिबल है। ठीक, इसके आगे तो कोई नहीं है। अब ध्यान से देखिए, 4 के ये जो 4 के हैं 3 गुणनखंड आए, 1 2 4, यानी 3 फैक्टर्स आए। और हमने पढ़ा क्या है प्राइम नंबर्स के लिए कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 गुणनखंड 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ कितने आ गए 3 आ गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। सेकंड क्या दिया है, भाज्य संख्या है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या होता है, इसके लिए एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए सबसे पहले कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया है 4। देखिए 4 के फैक्टर्स कितने हैं, 4 के क्या क्या गुणनखंड है, 4 तो एक तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक, और कोई भी नंबर ले वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए, और 1 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे पूरा हो जाएगा। 4 जो है 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 खुद से भी डिविजिबल है, मतलब अगर 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 4 के बाद ऐसा कोई नंबर है जिससे 4 डिविजिबल हो, नहीं है कोई नंबर। यानी कि अब भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स यानी या ऐसी संख्याएं, ठीक, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एक 4 एक संख्या ली, 4 एक नंबर लिया। ठीक, इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, कितने फैक्टर आ रहे हैं 3, 1 2 3, जो कि क्या है 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इसका मतलब है ये कैसा है, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 के बाद आता है 6 ले लेते हैं हम लोग। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 6 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे, 1 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 2 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 से 6 में डिवाइड करेंगे पूरा डिविजिबल हो जाएगा, और 5 से नहीं होगा, और 6 खुद से भी डिविजिबल है। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 6 के कितने गुणनखंड आ गए 4, यानी 6 के 4 फैक्टर्स आ गए 1 2 3 6, यानी कि ये कैसा है, ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब 6 के बाद आता है 7। तो ध्यान से देखिए 7 जो है 1 से डिविजिबल है, अगर 1 से 7 में डिवाइड करिए पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ये 3 से डिविजिबल है नहीं, 4 से डिविजिबल है नहीं, फिर 5 फिर 6 नहीं, 7 तो खुद 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिए 7 के बाद ऐसा कोई नंबर है जिससे डिविजिबल है, ठीक नहीं। ठीक, कि तो अगर अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कितने गुणनखंड है, यहाँ पे 7 के 2 गुणनखंड आए, यानी 2 फैक्टर्स ओनली। तो हमने क्या पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2,
से ज़्यादा, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। और यहाँ कितने हैं? 2 हैं, इसलिए कैसा है? इसलिए ये आपका क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है, बल्कि क्या है? प्राइम नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कंपोजिट ये अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, वीडियो को रोक कर यानी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थ्योरम की बात करते हैं। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं थ्योरम यानी प्रमेय को पढ़ते हैं। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, लिपापोती करी है। ये देखिए क्या लिपापोती करी है। एवरी, पहले इंग्लिश में रीड करते हैं फिर हिंदी में। एवरी कंपोजिट नंबर आपको बता दिया हमने, ठीक। कंपोजिट नंबर के बारे में बता चुका हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड का मतलब फैक्टराइज्ड, उसके गुणनखंड, फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक। तो प्राइम नंबर के बारे में भी बता चुका हूँ। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर, ठीक। ये है इंग्लिश में। अब हिंदी में बात करते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, आपको भाज्य संख्या के बारे में बता दिया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या यानी एवरी कंपोजिट नंबर। अब कोई हमने एक कंपोजिट नंबर लिया है। कंपोजिट नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एक उदाहरण लिया है इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए, दिया है 32,760, ठीक है, ठीक। तो पहले क्या कह रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को यानी एवरी कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के मतलब कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, ठीक। मतलब पहले उसको क्या करना है? हमें फैक्टर निकालना है। कोई भी कंपोजिट नंबर दिया है यानी कोई भी भाज्य संख्या दी हुई है तो सबसे पहले हमें उसके गुणनखंड निकालने होंगे, यानी सबसे पहले उसके क्या करने होंगे? प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, ठीक। तो सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स निकालना आपको आता होगा गुणनखंड, तो इस विधि से हमने ये फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने 32,760 यानी 32,760 को प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2, ठीक है। अगर प्राइम नंबर और ये प्राइम नंबर वाले के तो मैंने बता चुका हूँ आपको, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। चलिए इसको डिवाइड कर दिया, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा क्योंकि अगर डिवाइड करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 16,380, 16,380 आया। अब ध्यान से देखिए इसके लास्ट में क्या है? 0। अब जब किसी लास्ट में 0 होता है तो वो फिर से डिविजिबल, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब फिर से इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया क्या आया? 8,190 यानी 8,190 आया। अब लास्ट में फिर से 0 मिल रहा है यानी फिर से 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से फिर से इसको डिवाइड किया तो डिवाइड किया कितना आया? 4,095 यानी 4,095 आया। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है? ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, इसलिए अभी 200 तो डिविजिबल होगा नहीं, ठीक। अब इसमें किसका डिवाइड करेंगे? 3 से करके देखेंगे, 3 से इसको डिवाइड किया, भाग किया तो कितना आया? 1,365 यानी 1,365 आया। अब ध्यान से देखिए फिर से इसके लास्ट में 5 है तो हमने एक बार फिर से 3 से करके देखते हैं इसको डिवाइड, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा डिविजिबल जब भी आप फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो किसके से करेंगे? प्राइम नंबर से ही यानी अभाज्य संख्या से ही उसको फैक्टराइज करेंगे। तो ध्यान से देखिए फिर से अगेन 3 से किया, 3 से किया तो 3 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया? 455 यानी 455 आया। अब देखिए यहाँ से 4 से 55 को अगर फिर से अगर 3 से करेंगे तो 3 से ये डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 3 के बाद 5 से करके देखा तो 5 से करा तो ये क्या आया? 91 यानी 91 आया। अब ध्यान से देखिए 91 है, ठीक, ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो अगला प्राइम नंबर देखा, अगला प्राइम नंबर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7 से इसको डिवाइड किया क्या आया? 13 आया यानी 13 आया। अब ध्यान से देखिए जो 13 है, 13 एक प्राइम
नंबर है और प्राइम नंबर खुद से ही डिविजिबल होता है। तो 13 से 13 को डिवाइड किया, क्या आया 1। आप जब तक कि इसको करते रहेंगे जब तक लास्ट में क्या ना बन जाए, 1 ना बन जाए, ठीक, 1 ना बन जाए, जब तक इसको करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले अब 32,760 यानी 32,760 के क्या क्या फैक्टर्स आए, क्या क्या गुणनखंड आए। ये जो इधर से हम लोग जिन जिन नंबरों से, जिन जिन प्राइम नंबरों से यानी जिन जिन अभाज्य संख्याओं से इसको क्या किया है, भाग किया है, ये क्या है इसके फैक्टर यानी गुणनखंड क्या क्या है। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 3 बार है। फिर 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार है। फिर 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 एक बार है, 7 एक बार है और 13 एक बार है। तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड यानी इसके हो गए फैक्टर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मज़ा तो आ ही रही होगी। ठीक, आइए अब ध्यान से देखिए अब क्या कह रहा है। आइए फिर से एक बार रीड करते हैं, इस थ्योरम को बार बार रीड करिए तभी दिमाग में घुसेगा, एक बार नहीं घुसेगा। ठीक, ये हो भी सकता है एक बार में दिमाग में आपको चला जाए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक, तो जब भी किसी कंपोजिट नंबर यानी किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर किया जाता है तो उसके जो फैक्टर आते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं आती हैं। आप क्या कह रहा है, एंड इट दिस फैक्टराइज इज यूनिक, और ये फैक्टर कैसा होता है, एक यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर्स। अब इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए पहले 2 ना लिख के क्या लिख लीजिए, पहले 3 लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, पहले 7, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिख सकते थे। 2 जैसे 2 पहले 2 नहीं लिखा, पहले क्या लिखा, 3 गुणे 3 या 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 13 गुणे, फिर 7 गुणे, फिर 5। ठीक, तो ये ऑर्डर है, तो इसका मतलब भी यही है। ठीक, या आप कोई भी नंबर आगे पीछे करेंगे तो उन सभी का मतलब ये है। अभी इसको अरेंज करने के लिए कोई ऑर्डर, कोई भी अभी रूल नहीं बनाया गया है, तो आप इसको किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी यही कहा गया है कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर तो आप जानते ही होंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर, ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको आप इस तरीके से भी, ये जो नंबर नीचे लिखा था इसको आप इस तरीके से, वही चीज़ है। ठीक, तो अभी ये कहा गया है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, अभी इसके लिए कोई रूल खासकर नहीं बनाया गया, कोई नियम नहीं बना, तो अब ये लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक, इनको जो जो नंबर दिए हैं उनको क्या लिखना है, इनकी घात यानी इनके पावर के फॉर्म में लिखना है। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ 2 कितनी बार दिया है, 2 दिया है 3 बार, 1 2 3, तो 2 की घात यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार दिया है, 3 दिया है 2 बार, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 2 यानी 3 की पावर 3 की पावर 2। इसके बाद 5 कितनी बार दिया है, 5 दिया है 1 बार, तो 5 की पावर 1 यानी 5 की घात 1। इसके बाद 7 कितनी बार दिया है, यहाँ पे 7 दिया है 1 बार, तो 7 की घात 1 यानी 7 की पावर 1। यहाँ 13 यानी 13 कितनी बार दिया है, 13 1 बार दिया, तो 13 की पावर यानी 13 की घात 1 यानी 13 की पावर 1। ये हो गया हमारा ये थ्योरम जो बताया गया है, ये हो गया उस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। ठीक, तो यही मेथड है जिसे हम अभी आगे करेंगे। इस मेथड का नाम है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम एक कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं यानी एक भाज्य संख्या लेते हैं, उसके सबसे पहले गुणनखंड, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक उसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स करते हैं। और ध्यान से रखिएगा, इसके जो फैक्टर्स आएंगे, इनके जो गुणनखंड आएंगे वो कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं होंगी। और इन अभाज्य संख्याओं को इनकी घात, अगर मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या बार बार आ रही है, जैसे ये 2 है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इन सबको कैसे घात के फॉर्म में लिखते हैं यानी पावर के फॉर्म में लिख लिया जाता है। यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1 हो गया। यहाँ 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर 1 हो गया। यहाँ 13 कितनी बार है, 13 1 बार है, तो 13 की पावर 1 हो गया। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि अभी एक क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूँ, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बच्चे लोगों को, बेटा जी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सो बेटा जी उम्मीद करता हूँ वो आपको प्रमेय जो है, थ्योरम है, वो आप लोगों को, सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आप लोगों को भी आ गई, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए अब हम उसी के बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 यानी उदाहरण नंबर 6 है। ठीक है, जो कि पुरानी बुक से लिया है। नई बुक में शायद ये उदाहरण नंबर 6 ही हो शायद, अभी मुझे इसके बाद अंदाज़ा नहीं, देख लीजिएगा आप लोग भी। ठीक, तो क्या है,
संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, इंग्लिश में भी रीड कर दे रहा हूँ। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो LCM आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक, बचपन में, जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF भी आपने पढ़ा होगा बचपन में, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये सभी आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ, ये तो मैं मान के चलता हूँ ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, आइए सबसे पहले हमें बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए इसके क्या निकालने हैं। ठीक, LCM और HCF निकालना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हालांकि जहाँ तक इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है कि ये बोर्ड में आपका केवल ऑब्जेक्टिव, ठीक, गोला काला करने वाला है, MCQ में आएगा। ठीक, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये आपको सब्जेक्टिव में मिल सकता है, लेकिन मिलने के भी चांस है बाय पार्ट। जैसे मैंने अभी बोर्ड के पेपर में देखा होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया तो उसके कितने पार्ट, 4 या 5 पार्ट दे दिए, तो बाय पार्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो दोनों के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संख्याएँ क्या दी हैं, संख्याएँ दी हैं हमारी 6 और क्या दिया है 20। आइए 6 और 20 दी हैं। सबसे पहले इसके क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स, गुणनखंड करते हैं 6 का और 20 का। ये क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। चलिए भाई गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब 3 खुद से ही डिविजिबल है, 1 बन गया, खलास, फिनिश, सॉल्व हो गया। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिविजिबल है, यस, कितना आएगा डिवाइड करने पे 10। 2 से फिर से ये डिविजिबल है, कितना आएगा 5। अब 5 ही से डिविजिबल होता है और किसी नंबर से नहीं। आ गया। ठीक, ये हो गए इसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स हम लोगों ने कर लिए। बच्चा लोगों, बेटा जी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब 6 के क्या गुणनखंड आए, कितने फैक्टर आए, 2 गुणे 3 यानी 2 × 3। और 20 के थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जगह मिल जाए हम लोगों को। 20 के यानी 20 के कितने गुणनखंड फैक्टर्स कितने आए, 2 गुणे 5 यानी 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स थ्योरम से हमने पढ़ा है कि इनको इनकी पावर के फॉर्म में, इनकी घात के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फैक्टर जो हमने गुणनखंड किया वहाँ 2 कितनी बार आया, 1 बार, तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 3 की पावर 1। यहाँ पे देखिए इस वाले में 20 के जो गुणनखंड किए हैं यानी 20 के जो फैक्टर किए हैं उसमें कितने, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। अब इसका हमें निकालना है HCF और LCM निकालना है। आइए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF ऑफ किसका, 6 और 20, ये 2 नंबर का। और फिर क्या निकालेंगे, LCM ऑफ 6, 20, ये हम लोग निकालेंगे LCM। अब HCF और LCM निकाला कैसे जाता है, तो ध्यान से देखिए, जो ये 6 के फैक्टर दिए हैं यानी 2 गुणे 3, 2 × 3, और ये जो 20 के फैक्टर दिए हैं, ठीक, पहले इनको इक्वल में लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग निकालना है HCF, 6 और 20 का, 6 और 20 का HCF निकालना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए HCF कैसे निकालते हैं, जो 6 के गुणनखंड आए हैं यानी जो 6 के फैक्टर्स आए हैं और जो 20 के फैक्टर्स आए हैं, उनमें हम ये देखते हैं, ऐसा नंबर देखते हैं जो 6 के गुणनखंड में भी हो और जो 20 के भी गुणनखंड में भी हो। तो ध्यान से देखिए, जो 6 के फैक्टर्स हैं क्या है 2 × 3, और जो 20 के फैक्टर हैं यानी 2 × 2 × 5। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई नंबर है जो ऊपर भी हो और नीचे भी है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर यहाँ पे 2 है और नीचे भी क्या है 2 है, तो उसका क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा। ठीक, अब मार्केट में जाते हो तो जूते चप्पल लेने जाते हो तो कहते हो भैया एक जोड़ी जूता दे दीजिए हमें, ठीक, या एक जोड़ी चप्पल दे दीजिए। अब ये थोड़े नहीं बोलते कि भैया हमें एक चप्पल दे दो, एक चप्पल का क्या करोगे, है मूर्ख, पागल हो गया। ठीक, यही बोलेगा दुकानदार, तो यही बोलेगा एक चप्पल क्या करोगे, पागल हो। ठीक, या एक जूता क्या करोगे, पागल हो। ठीक, अब वो भले आप समझदार है, वो पागल ही समझेगा। ठीक, दुनिया का यही असूल है कि पागल समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या लो भाई, जूते या चप्पल लाओ, मार्केट में जाओगे तो क्या करोगे, जोड़ी में ही खरीदोगे। ठीक है, उसको भाई ऐसे तो खरीद नहीं लोगे कि भैया मैं एक चप्पल दे दूँ, ठीक है, या हमें एक जूता दे दो, ऐसा कोई दुकानदार करेगा नहीं, तो जोड़ी में ही देगा आपको। ठीक, आइए अब ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, अब इसका जोड़ा बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, 6 के गुणनखंड यानी 6 के फैक्टर लिख लिए और 20 के फैक्टर लिख लिए। अब इन दोनों में ये देखते हैं कि दोनों में से कॉमन नंबर क्या है। ठीक, तो कॉमन नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 6 के फैक्टर में भी हो और जो 20 के फैक्टर में भी हो, यानी जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, दोनों जगह हो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 का जोड़ा 1 बन गया। अब ध्यान से देखिए,
3 यहाँ पे है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये जोड़ा आगे अब नहीं बनेगा। अब कोई जोड़ा बनना किसी नंबर का नहीं, जोड़ा किसका बना है 2 का, तो जोड़े में कितने होते हैं 2 नंबर होते हैं। अब जब किसी नंबर का एक जोड़ा बनता है तो उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। यहाँ किस नंबर का जोड़ा बना है, यहाँ 2 का जोड़ा बना है, तो 2 को कितनी बार, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो इसको इसकी घात भी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 2 है आपका एक बार, तो यहाँ पे 2 की घात यानी 2 की पावर कितनी होगी 1। उम्मीद करता हूँ एचसीएफ कैसे निकल के आए हो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं एलसीएम। अब निकालना हमें एलसीएम, तो इसी का अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ऐसा नंबर जो ऊपर वाले में भी हो नीचे भी हो, वो लेते हैं। तो जोड़ा किसका बनना 2 का, और जिसका जोड़ा बनता है उसको एक ही बार लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, जिनके जोड़े नहीं बनने हैं उनको भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए थोड़ा नंबर ऑर्डर। ठीक है, 3 यहाँ है ऊपर लेकिन 3 यहाँ नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा नहीं बनना है, इसको भी ले लेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये हो गया हमारा, 2 यहाँ पे है लेकिन 2 यहाँ पे है नहीं, तो इसका भी जोड़ा नहीं बनना है यानी 2 भी ले लेंगे। 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं, यानी 5 का भी जोड़ा नहीं बनना, तो इसको भी ले लेंगे। इसका मतलब है जिसको जोड़ा बनना है उसको एक बार लेना है, और जिनके जोड़े नहीं बनने हैं उनको सारे ले लेने हैं। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम। अब देखिए, अब इसको आप ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये आ गया। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 3 × 5 ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में यानी इसकी घात के फॉर्म में भी पावर के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गई। 3 कितनी बार है, 3 है 1 बार, तो 3 की पावर 1 हो गई। 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, तो 5 की पावर 1 हो गई। और इस तरीके से बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की हम लोग बात करते हैं। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ अभी जो पीछे भी मैंने क्वेश्चन बताया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूले की, या आपको फार्मूले लर्न हो जाने चाहिए बेटा जी, इसको ध्यान से रखिएगा। ये एक फार्मूले से ये 2 फार्मूले बन गए हैं, कैसे आइए सीखते हैं दोनों फार्मूले कैसे बन गए हैं। ठीक, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा अगर ये फार्मूले आपको लर्न नहीं हुए, नहीं याद हुए, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। ठीक, तो इन फार्मूले को जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक, तभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है एक्सरसाइज भी कराऊँ। ठीक, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी कराऊँ। तो ध्यान से देखिएगा क्या है फार्मूला, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ए और बी कोई 2 पॉइंट दिए होंगे, कोई नंबर दिए होंगे, जैसे अभी 6 और 20 का 6 और 20 का हमने क्या निकालता है, एलसीएम और एलसीएम निकाला, तो वही ए की जगह 6 ले लो, बी की जगह 20 ले लो। तो सबसे पहले उन दोनों नंबर के क्या निकालेंगे, एचसीएफ जुड़े, फिर उन दोनों नंबर के क्या निकालेंगे, एलसीएम बराबर ए गुणे बी, और जो दोनों नंबर दिए हैं उनका क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग करते हैं वेरीफाई के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले का। ठीक है, अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं वेरीफाई है, और दोनों साइड इक्वल नहीं होती है तो वेरीफाई नहीं होती है। इसके जब आगे वीडियो में उसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी केवल फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, यानी ये सूत्र बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ताकि मैं अगले वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊँ आपको तो बहुत धनाधन बनावन आप क्वेश्चन करो। ठीक, सेकंड वाला क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है, तो जो निकालना है उसको यहाँ लिखिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर, आप देखिए एचसीएम निकालना है, एचसीएम यही रखा रहने दीजिए, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में ए, राइट हैंड साइड में ए मल्टीप्लाई बी, और एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे किस में आ गया, डिवाइड में, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड वाले फॉर्मूले की बात कर देते हैं। मान लीजिए आपको एचसीएफ दिया है क्वेश्चन में और निकालना है एलसीएम, तब क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम यही रखा रहने दीजिए, ए मल्टीप्लाई बी, और जो एचसीएफ है यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड दूसरी साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। उम्मीद करता हूँ इस एक फॉर्मूले को आपने याद कर लिया होगा और इसके जरिए ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को बनाना आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी आपके अगले वीडियो में, और इसी के आगे इसी फॉर्मूले से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराने वाला हो सकता है अगले वीडियो में एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन कराऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।